समारोह में विपक्षी नेताओं के अपमान पर घिरी मोदी सरकार की। पद्म पुरस्कारों को लेकर छिड़ी बहस की। देखेंगे कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें। बीजेपी आरएसएस पर शंकराचार्य ने किया क्या खुलासा। जानेंगे संविधान को लेकर अखिलेश ने भाजपाइयों को दी क्या सलाह। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुछ लोग नींद में उठते हैं, होश में नहीं आते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। योगी ने अखिलेश को 12 बजे सोकर उठने वाला बबुआ कहकर कसा था तंज। राजनीतिक दलों से संवाद करें। कांग्रेस ने जाति जनगणना में हो रही देरी को लेकर मोदी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कहा इससे पहले सरकार ने जाति जनगणना को किया था खारिज। पटना में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में दिखा अजीबोगरीब नजारा। राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे सीएम नीतीश, मुख्यमंत्री की चेयर पर संजय झा, वहीं गवर्नर की पत्नी की सीट पर दिखे सम्राट चौधरी। केंद्र और राज्य सरकार भ्रम में। ब्राह्मणों के लिए अब वैकल्पिक राजनीति की जरूरत। यूजीसी के भेदभाव विरोधी नियम 2026 के विरोध में इस्तीफा देने वाले पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री की अपील। और ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले पर रूस ने जताई चिंता। क्रेमलिन ने जारी किया बयान। कहा यह मिडिल ईस्ट को गंभीर रूप से कर देगा अस्थिर। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस दिन कर्तव्य पथ पर भारत ने सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता का शानदार प्रदर्शन किया। पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन दिल्ली में हुआ मुख्य कार्यक्रम एक बार फिर से सियासी जंग में तब्दील होता दिखाई दिया। एक बार फिर मोदी सरकार पर तानाशाही दिखाने के आरोप लगे, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को गणतंत्र दिवस समारोह में बैठने के लिए आगे की कतार में जगह नहीं दी गई, जिसे प्रोटोकॉल की गंभीर चूक नहीं बल्कि मोदी सरकार की साजिश कहा जा रहा है। कांग्रेस ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या देश में तानाशाही आ चुकी है, क्योंकि गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जो सीट दी गई उसे लेकर बवाल मच गया है। कांग्रेस का दावा है कि मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं का जानबूझकर अपमान कर रही है। दरअसल गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को केंद्रीय मंत्रियों के पीछे वाली तीसरी लाइन में जगह दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार संसदीय परंपरा और प्रोटोकॉल को तोड़ रही है और वो ये लगातार कर रही है, जिस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने एक्स पर 2024 के गणतंत्र दिवस की एक तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट किया। ये 2014 की तस्वीर है। देखिए तब लाल कृष्ण आडवाणी कहां बैठे थे। अब ये प्रोटोकॉल में गड़बड़ी क्यों? क्या इसीलिए कि मोदी और शाह विपक्ष के नेता खड़गे और राहुल गांधी का अपमान करना चाहते हैं? विपक्ष के नेताओं का इस तरह अपमान नहीं किया जा सकता, खासकर गणतंत्र दिवस पर। कांग्रेस सांसद ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी आगे की पंक्ति में सोनिया गांधी और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लेकिन विपक्ष और वरिष्ठ नेताओं को पहली लाइन में जगह दी गई थी। वहीं आज के समारोह की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें राहुल गांधी को पीछे की लाइन में बैठे देखा जा सकता है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश की सारी परंपरा को समाप्त किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जो मुख्य विपक्षी दल का नेता हो उन्हें इस तरह के सरकारी समारोह में दूसरी या तीसरी लाइन में बैठाए गए हों। चूंकि हमने बहुत हद तक ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया है तो वहां नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है। हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ विपक्ष के नेता को संसद में नहीं बोलने दिया जाता है। सरकारी कार्यक्रम में उन्हें जो उचित स्थान देना चाहिए वो नहीं दिया जाता। ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। तो कांग्रेस ने सरकार को प्रोटोकॉल की याद दिलाते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वरीयता क्रम में उन्हें 7वें स्थान पर रखा जाता है, जो कैबिनेट मंत्रियों के बराबर है। ऐसे में जब राहुल गांधी के पास कैबिनेट रैंक है तो उन्हें मंत्रियों के पीछे क्यों बैठाया गया? वैसे मोदी सरकार में राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इस तरह का व्यवहार पहली बार नहीं हो रहा है। याद करें 2024 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी विपक्ष के नेता की हैसियत से पहुंचे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें सबसे आखिरी लाइन में जगह दी थी।
उस वक्त भी सवाल उठे थे और इस बार भी सरकार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि विपक्ष के खिलाफ इस तरह का बर्ताव अच्छी परंपरा नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि ये कोई चूक का मामला नहीं है, बल्कि विपक्ष के नेताओं को सोची समझी साजिश के तहत अपमानित करने का मामला है। ऐसा हर बार हो रहा है। देश में विपक्ष के नेताओं को सम्मान देने की परंपरा रही है, लेकिन मोदी सरकार इसे हर बार तोड़ रही है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तो मोदी सरकार पर सवाल उठ ही रहे हैं, तो पद्म पुरस्कारों को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। 25 जनवरी को सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि पुरस्कार लेने वालों का संबंध उन राज्यों से था जहां चुनाव सामने है, जिस पर कांग्रेस ने तीखा तंज भी कसा है और कहा है कि क्या किसी भी राज्य के लोगों को उसी साल पद्म पुरस्कार मिलेंगे जिस साल वहां चुनाव होंगे। देखिए रिपोर्ट। गृह मंत्रालय की तरफ से साल 2026 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि सरकार इन नामों को कैसे चुनती है, क्योंकि अधिकांश पद्म पुरस्कार उन राज्यों के लोगों को दिए गए हैं जहां 1 महीने बाद ही चुनावों का ऐलान होना है। इसके बाद कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने तो सरकार से ही सवाल पूछ लिया कि अगर एक देश एक चुनाव का कानून बन जाता है तो सरकार के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं का नाम चुनने में बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। कार्ति ने कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता तो सरकार के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं का चयन करना कितना जटिल होता। अब ये बहुत आसान है, बस चुनाव वाले राज्यों से व्यक्तियों का चयन करें। दरअसल गृह मंत्रालय की तरफ से पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया है, जिसमें 131 लोगों को सम्मानित करने की बात कही गई है। इनमें 5 को पद्म विभूषण, 13 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा 15 लोग महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र को लेकर माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच टकराव चल रहा है, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि इसी साल यहां मध्यावधि चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 13 पुरस्कार के साथ तमिलनाडु है। तीसरे पर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं, जिनके हिस्से 11-11 पुरस्कार आए हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तो 1 महीने में ही चुनाव का ऐलान हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी साल भर में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। लिस्ट में 5वें नंबर पर 8 पुरस्कारों के साथ केरल का नाम है, जहां तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। केरल को भले ही लिस्ट में 5वां नंबर मिला हो, लेकिन उससे ऊपर जो 4 राज्य हैं, उसकी तुलना में केरल आकार और जनसंख्या दोनों ही लिहाज से बहुत छोटा राज्य है। फिर भी उसके हिस्से 8 पद्म पुरस्कार आए हैं। उस पर भी देश में सिर्फ 5 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान मिल रहा है और उसमें 3 लोग केरल के हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, आखिर उन राज्यों के लोगों को ही पुरस्कार में प्राथमिकता क्यों मिल रही है। पद्म पुरस्कारों के चयन पर बहस छिड़ गई है, तो महाराष्ट्र की सियासत में भी सरगर्मी तेज होती जा रही है। मेयर पद को लेकर बीजेपी और शिंदे के बीच तनातनी देखी जा रही है। वहीं एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, तो वहीं शरद पवार गुट नगर निगम पर कब्जे की तैयारी में है। इस बीच शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है, तो कैसे चौतरफा घिरी बीजेपी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के बाद बीजेपी की नजर बीएमसी पर थी, लेकिन अब बीजेपी के लिए बीएमसी पर कब्जा कर पाना मुश्किल लग रहा है। 10 दिन बीतने के बाद भी अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि मेयर किस पार्टी से होगा। मेयर पद को लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच बात नहीं बन पा रही है। शिंदे मेयर पद छोड़ने को तैयार नहीं है, तो बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि वो शिंदे का मेयर नहीं बनने देगी। ऐसे में शिंदे काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और अब कांग्रेस और शिंदे गुट ने कई जगह हाथ मिला लिया है। मीरा भयंदर ने इस नए मोर्चे को नाम दिया है मीरा भयंदर सिटी डेवलपमेंट फ्रंट, यानी शहर विकास आघाड़ी। और इस गठबंधन ने विपक्ष में एक साथ बैठने का फैसला किया है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शिंदे ने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब बीएमसी में मेयर पद को लेकर दोनों पार्टी आमने सामने है, जिससे ये तनाव अब खुलकर सामने आ गया है। ये तनाव कल्याण डोंबिवली नगर निगम, ठाणे और नवी मुंबई जैसे इलाकों में पहले भी देखा जा चुका है, जिसके बाद शिंदे की कांग्रेस से बढ़ती नजदीकी की चर्चा हो रही है, जिसके बाद राज्य की सियासत में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। सांगली और अकोला दोनों नगर निगम में एनसीपी शरद गुट की भूमिका निर्णायक बन गई है और ये सत्ता के करीब पहुंच गई, जिससे बीजेपी की राह मुश्किल दिखाई दे रही है। वहीं विपक्ष ने भी बीजेपी पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर राज्य या देश के किसी खास विभाग की सत्ता मुझे मिली तो मैं बीजेपी के 15 टुकड़े कर दूंगा। बीजेपी के ये टुकड़े कहाँ गए, उन्हें ये पता भी नहीं चलेगा। बीजेपी सिर्फ ईडी, सीबीआई और पुलिस के बल पर चल रही है।
संजय राउत के इन बयानों से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र में मेयर पद को लेकर टकराव बना हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में शंकराचार्य और योगी सरकार के बीच का टकराव तूल पकड़ता जा रहा है। 9 दिन से जारी इस गतिरोध के बीच अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। शंकराचार्य के समर्थन में विपक्ष तो पहले ही मैदान में उतर चुका था और अब बाकी 3 शंकराचार्यों की भी एंट्री हो गई है। तो क्या है अब तक का अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को संगम में स्नान करने से रोकने को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में बीजेपी और यूपी की योगी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है और अब खुद शंकराचार्य ने भी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शंकराचार्य ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सनातनी हिंदुओं को ऐसी राजनीति करने वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। आरएसएस पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि संघ ने कभी भी 4 पीठों के असली शंकराचार्यों को अपने मंच पर स्थान नहीं दिया। इसके बजाय वे कार्यकर्ता शंकराचार्यों या फर्जी शंकराचार्यों से काम चलाते हैं, जो उनके इशारों पर उठते बैठते हैं। राम मंदिर और राम सेतु जैसे आंदोलनों में असली शंकराचार्यों के नाम का फायदा तो लिया गया, लेकिन संघ को हमेशा चाटुकार और विवेकहीन नेतृत्व ही पसंद आया। उन्होंने साफ कहा कि अब सनातन या शंकराचार्य को कोई खतरा नहीं है, बल्कि खतरा उन दलों को है जो सनातन खतरे में है का नारा देकर हिंदुओं के वोट बटोरते थे। यही नहीं, बल्कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी शंकराचार्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अगर केशव मौर्य का बस चलता तो वो कब का हमें नहलाकर चले गए होते। उनको डांटा जा रहा है, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। एक समझदार नेता को दबा दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे विवाद पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी की मांग करते हुए स्नान करने की अपील की है। विपक्ष तो इस मामले में पहले से ही शंकराचार्य के समर्थन में उतरा हुआ था और अब इस पूरे मामले में बाकी तीनों शंकराचार्य ने भी खुलकर समर्थन किया है। द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि 3 शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में है। प्रशासन उनका सर्टिफिकेट मांगने वाला कौन होता है? उसे कोई अधिकार नहीं। उन्होंने निर्दोष ब्राह्मणों के साथ जो निर्दयता से मारपीट की है वो बेहद निंदनीय है। माघ मेला प्रशासन और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच 9 दिन से विवाद चल रहा है। इस मामले में प्रशासन की तरफ से लिए गए फैसलों ने अब इसे और गरमाने का काम कर दिया है, जिसके चलते विपक्ष के बाद बाकी 3 शंकराचार्य भी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आए हैं। अब देखना यह होगा कि ये विवाद आखिर किस मोड़ पर जाकर खत्म होता है। शंकराचार्य के बयान से बीजेपी और संघ दोनों घिरते नजर आ रही हैं, तो अखिलेश ने भी बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने सत्ता में बैठी पार्टी पर संविधान विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही और भी कई मुद्दों पर योगी सरकार की घेराबंदी कर दी है, जिससे सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या कुछ बोले हैं अखिलेश यादव और कैसे घिरी बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। साथ ही पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। अखिलेश ने बीजेपी को संविधान विरोधी बताया और सलाह दी कि संविधान को अपने से नीचे समझना ठीक नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कई मोर्चों पर सरकार का घेराव किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी पर सवाल दागते हुए पोस्ट किया कि जनता पूछ रही है कि जब अपने ऊपर लगे मुकदमे हटवाए थे तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ऐसा वैध कार्य किया था। जो महोदय सनातनी संतों का तिरस्कार मंचों से लगातार कर रहे हैं, जो अपमानजनक अवांछित उपमा दे रहे हैं, जो अपनी विध्वंसकारी नकारात्मक बुलडोजरी सोच के समर्थन में नारे लगवाकर माघ मेले के धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, जो माघ मेले के उपद्रवियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं, वो महोदय मौन ही रहे, यही उनके लिए श्रेयस्कर है। उन्होंने दावा किया कि अब सत्ताकामी भाजपा का धर्म विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। अखिलेश ने आगे कहा कि जो नुकसान होना था वो हो गया है। अब अगर भाजपाई और उनके संगी साथी माफी भी मांग लेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि मायने उसी माफी के होते हैं जो मन से मांगी जाती है, मजबूरी से नहीं। शासनाधीश याद रखे, हट हद करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपाइयों का विचार, वक्तव्य और व्यवहार हमेशा असंवैधानिक होता है। सत्ता के घमंड में डूबी संविधान विरोधी भाजपा अब नहीं बचेगी। उन्होंने अपने इस बयान में बीजेपी पर तो सीधे तौर पर निशाना साधा, लेकिन कहीं भी मुख्यमंत्री योगी का नाम नहीं लिया। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश का ये निशाना सीधे तौर पर खासकर सीएम योगी पर ही था, क्योंकि जिन मुद्दों पर अखिलेश ने सरकार की घेराबंदी की है उसमें खासकर सीएम योगी ही फंसे हैं। अब देखना होगा कि इस पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है।
अखिलेश यादव ने संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को आईना दिखा दिया है। उनके बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, तो पश्चिम बंगाल में पार्टी के अपने ही नेताओं के बयान उस पर भारी पड़ते नजर आ रही हैं। बीजेपी के एक नेता ने सीएम ममता को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर टीएमसी आग बबूला हो गई है। तो कैसे बीजेपी नेता के बयान ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किलें, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई हो गया है। एक तरफ बीजेपी और टीएमसी के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने राज्य की सियासत को और गर्मा दिया है। दरअसल इस वीडियो में दक्षिण 24 परगना जिले के बीजेपी उपाध्यक्ष संजय दास ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को लेकर कहा है कि ये चुड़ैल बंगाल पर राज कर रही है, इसका सिर तलवार से काट देना चाहिए। उनके इस बयान को लेकर अब टीएमसी आग बबूला हो गई है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी नेताओं को खुलेआम आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का अधिकार मिल गया है। भाजपा की परिक्रमा सभा में मथुरापुर ओडी के उपाध्यक्ष संजय दास ने एक तलवार सौंपी। हमारे माननीय अध्यक्ष को डायनी करार दिया गया और खुलेआम उनकी गर्दन कलम करने की मांग की गई। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक रूप से जान लेने का आह्वान किया गया। क्या बंगाल यही परिक्रमा चलाता है? महिलाओं को धमकाया जा रहा है, हिंसा का महिमा मंडन किया जा रहा है। बता दें कि टीएमसी ने बीजेपी नेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में टीएमसी सांसद बापी हलदार ने भी कहा है कि बीजेपी राज्य में अशांति फैलाना चाहती है और महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता इस बयान से उजागर हो गई है। चुनाव को लेकर शोर के बीच अब इस मामले ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। बता दें कि ये वीडियो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की उपस्थिति में आयोजित एक पार्टी कार्यक्रम का है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए तीखी बयानबाजी देखी जा रही है, तो देश भर में गणतंत्र दिवस के मौके पर बधाई संदेश गूंज रही हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देशवासियों के लिए एक खास संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को भी घेरा है। तो क्या कुछ बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के नाम संदेश दिया है, जिसमें खड़गे ने देश की मौजूदा हालात पर गंभीर चिंता जताई है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार संघीय ढांचे को बेकार कर रही है और विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। अपने संदेश में उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए भारतीय संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने का आह्वान किया और कहा कि भारतीय संविधान गणतंत्र की आत्मा है और इसकी भावना की रक्षा करना हर नागरिक का पवित्र कर्तव्य है। इसी कड़ी में उन्होंने मनरेगा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज करोड़ों मनरेगा मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला हो रहा है, आजीविका छीनी जा रही है, पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। सालों की मेहनत से बनाया गया अधिकार आधारित सामाजिक कल्याण मॉडल तुगलकी फरमानों से खत्म किया जा रहा है। यही नहीं, इस दौरान खड़गे ने वोट चोरी का भी मुद्दा उठाया और कहा कि वोट देने का अधिकार जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है, नागरिक अधिकार कुचला जा रहा है। डबल इंजन की सरकार विपक्ष शासित राज्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए सभी संभव षड्यंत्र रच रही है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जो खाना हम खाते हैं, वो सभी भ्रष्टाचार के कारण प्रदूषित हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी भावी पीढ़ियां इस भ्रष्टाचार की कीमत चुका रही है। देश के कई हिस्सों में पुल गिर रहे हैं, नई बनी सड़कें टूट रही हैं, पानी की टंकी उद्घाटन के पहले ही गिर रही है। हमारे शहर आम नागरिकों के रहने के लायक नहीं रह गए हैं। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा, आज बेरोजगारी अपने चरम पर है और युवाओं को नौकरी देने के बजाय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 94% तक भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका खुलासा कैग रिपोर्ट में हुआ है। आर्थिक असमानता खतरनाक हद तक पहुंच गई है। चंद चहेते अरबपति दोस्तों को देश के कीमती संसाधन सौंपे जा रहे हैं, जबकि छोटे और मध्यम कारोबारी परेशान हैं। यानी खड़गे ने अपने संदेश में जनता का ध्यान तो देश के तमाम मुद्दों पर खींचा ही, साथ ही कई मोर्चों पर सरकार की घेराबंदी भी की है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि वोटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोटर ही लोकतंत्र की आत्मा है। अरे भाई, एक तरफ आपके सामने ही वोटर का क्या हाल हो रहा है कि वोटर लिस्ट के अंदर या तो मरा हुआ बता दिया जा रहा है, वही वोटर जिंदा अगर होता है
तो उसको कई लोगों को तो वोटर लिस्ट में जगह ही नहीं दी जा रही है।